स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। मैंने तो कम थैंक से यू। कम पिछले 12 वर्ष में कभी भी नहीं देखा कि सरकार इतनी परेशान हो और इतनी ज़्यादा घिरी हुई हो। विपक्ष के सवालों से घिरे होने का सवाल नहीं, विपक्ष तो सवाल करता ही रहता है। संसद में भी सरकार अक्सर घिर जाती है, वो भी होता रहता है। लेकिन सड़क का दबाव सरकार के ऊपर ये दोबारा पड़ा है। एक बार तब पड़ा था जबकि किसानों ने दिल्ली को घेर लिया था 3 तरफ से और 1 साल तक घेरे रहे थे। तब वास्तव में सरकार काफ़ी दबाव में थी। लेकिन सरकार ने उसे रस्साकशी में बदल दिया था और सरकार की तरफ से एक मंडली जाती थी, कृषि मंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्री के निर्देशन में किसानों से बातचीत करती थी और हम लोग दिन भर उसकी क्या प्रगति हुई, क्या नहीं हुई, इसकी चर्चाएँ करते रहते थे। ये कई महीने तक वो तब सिलसिला चला था। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति बिल्कुल एक तरफ़ा है। कल पूरा कनॉट प्लेस छात्रों, नौजवानों से आक्रोशित छात्रों, नौजवानों से भरा हुआ था और अ, 3 से 4 हज़ार आंदोलनकारी नारे लगाते हुए संसद की तरफ मार्च करते हुए रेल भवन तक पहुँच गए थे। और जैसे ही वो पहुँचे, सदन के दरवाजे बंद कर दिए गए। सदन के दरवाजे आखिरी बार कब बंद हुए थे? अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, जब आतंकवादियों ने हमला किया था, तब सदन के दरवाजे बंद हुए थे। उसके बाद सारी सुरक्षा बल भी पूरी तरीके से तैनात कर दिए गए और गृह मंत्री के कमरे में सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान पहुँचे, उसके बाद में और दूसरे मंत्री पहुँचे और करीब आधे दिन तक गृह मंत्री के कमरे में बैठक होती रही। या एक तरफ तो ये स्थिति है, दूसरी तरफ स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति क्या है कि आज की खबर ये है कि किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर से दिल्ली में घुसने की तैयारी कर ली है और बड़े पैमाने पर शंभू बॉर्डर पे और दूसरी सीमाओं पे जहाँ-जहाँ से किसान दिल्ली में आ सकते हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है। उनका दावा ये नहीं है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो वाणिज्य समझौता हो रहा है, हमें उसके ऊपर आपत्ति है। तो वो उस सवाल के ऊपर आंदोलन द दबाव दबाव डाल रहा है। यानी जो आंदोलनकारी समुदाय हैं, आंदोलनकारी संगठन हैं, उन्होंने भी भाँप लिया है कि सरकार अपने सबसे कमज़ोर मुकाम पर, सबसे दुर्बल मुकाम पर खड़ी हुई है। यही मौका है कि उसके ऊपर दबाव डाला जाए और अपनी माँगें मानने के लिए उसे मजबूर किया जाए। अमित शाह के कमरे में जो बैठकें हुई थीं, वहाँ से छन-छन के जो खबरें निकली हैं, वो खबर ये है कि वो सब ये मान रहे हैं कि काफ़ी मामला गड़बड़ हो गया है। इतना 20-25 हज़ार नौजवानों का दिल्ली आ जाना, आंदोलन में खड़े हो जाना अ ये एक निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है, जिससे सरकार की संभावनाओं पर, सरकार की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन उन्होंने नीति ये बनाई है कि हम ये कहेंगे कि किस छात्रों की माँग तो पूरी हो गई, नीट का एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट भी आ गया, छात्र तो अपनी कक्षाओं में वापस चले गए। ये सब लोग जो आए हैं दिल्ली में आंदोलन करने के लिए जंतर-मंतर पर और दिल्ली की सड़कों पर, ये दरअसल हमको सत्ता से हटाना चाहते हैं। ये राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। हम ये वाला दाँव अपनाएँगे। दूसरी तरफ वो लोग जो कि इस आंदोलन का नेता बनने का दावा कर रहे थे, जो जो काकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जो अनशन कर रहे थे और लोगों का आह्वान कर रहे थे कि आइए संसद की तरफ चलें। प्रश्न ये है कि वो उस वक़्त कहाँ थे जबकि छात्र संसद की तरफ कूच कर रहे थे और उनके ऊपर पुलिस का ज़बरदस्त लाठीचार्ज हो रहा था, आँसू गैस हो रही थी, छात्रों के सिर फूट रहे थे, पिटाई हो रही थी और लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनके माँ-बाप को भी चोटें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। वो लोग उस वक़्त कहाँ थे? उस वक़्त वो उनके प्रतिनिधि स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर रहे थे और सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल से अपनी शर्तें पेश कर रहे थे कि वो किन शर्तों पे अनशन तोड़ देंगे। यानी जब जब उन्हें सबसे ज़्यादा दृढ़ होना चाहिए था, जब संसद की तरफ मार्च हो रहा था, तब वो शर्तें पेश कर रहे थे कि हम किन शर्तों पे अनशन तोड़ देंगे। शर्तें भी क्या थीं? वो तो सब लोगों को पता है, उनका जो हाथ का लिखा हुआ पत्र सोशल मीडिया पर सब जगह पहुँच चुका है। सोनम वांगचुक का कहना ये था कि सरकार अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कर ले कि उसने गलती की और माफ़ी माँग ले, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि हम जब संसद के द दहलीज पे पहुँचे, तो विभिन्न पार्टियों के नेता हमसे कहें कि हम सदन में सवाल उठाएँगे इस सवाल का और अगर हम ना पहुँच पाएँ बीमारी की वजह से, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से या किसी और वजह से, तो अस्पताल में आके वो नेता हमें आश्वासन दें। ये उनकी 3 शर्तें थी। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, वो कल बैक फुट पर चले गए पूरी तरीके से। जनता फ्रंट फुट पे आ गई।
जनता माने किसान नौजवान फ्रंट फुट पे आ गए, वो झंडा लेकर खतरा उठाते हुए, पुलिस की लाठियों का सामना करते हुए, आँसू गैस का सामना करते हुए, वो संसद की तरफ उन्होंने मार्च मार्च कर दिया और संसद ने क्या किया? संसद ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। सरकार ने क्या किया? सरकार दिन भर ये मीटिंग करती रही कि भई इस मामले को वो कैसे निपटाए, कैसे अपने नुकसान को न्यूनतम करे। ये जो राजनीतिक संकट है, जो ये सरकार 12 साल में मेरे ख्याल से इसको मैं सड़क का दबाव कहता हूँ, पहली बार उस संकट का मुकाबला कर रही है। और एक और स्थिति है इसके अंदर, जो सरकार के समर्थक दक्षिणपंथी हैंडलर्स हैं, वो भी इस मामले में सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक गलती को छुपाने के लिए सरकार ने 3 गलतियाँ कर दी। यानी सरकार के नियंत्रण सरकार सोचती है सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो रहा है। जंतर-मंतर में जो हो रहा है सब हमारे कंट्रोल में है। हम जिस तरीके से अपने प्यादों को आगे-पीछे कर रहे हैं, प्यादे उस तरीके से आगे-पीछे हो रहे हैं। फिर ऐसा क्षण आया जब ये नियंत्रण सरकार के हाथ से पूरी तरीके से फिसल गया। नेतृत्व जनता के हाथ में पहुँच गया। न तो पारंपरिक विपक्षी दल उसका नेतृत्व करते हुए नज़र आए, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते थे नेतृत्व, और जो नेतृत्व का दावा कर रहे थे, वो पीछे हटकर किसी तरीके से पतली गरी निकालने लगे। कुछ जयप्रकाश नड्डा के पास चले गए और कुछ अस्पताल से कहने लगे कि भाई हम इसलिए इन शर्तों पे अपना अनशन तोड़ सकते हैं। सतीश जी, इस परिस्थिति का आप कैसे विवेचन करेंगे? अभय जी बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ, मैं तो बहुत पहले इस बात में थोड़ा-सा मुझे दिमाग में था कि भई मैं इस पर बात करूँ या ना करूँ। हुँ। आपको पता भी। जी, आपने कहा भी था। हाँ, क्योंकि मुझे जैसा आपने कहा कि ये लोग जिस आसानी से प्रविष्ट हुए थे दिल्ली में, हुँ, तो हमको तो लगा ये लोग आए कहाँ से थे? हुँ। क्यों आए थे? किसने इनको बुलाया था? क्या आप ये आप आप प एक स्पष्ट कर दें, आप अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक का धरना था, उसके बारे में कह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, जी। कि और कोई बचा नहीं देश में तो अभिजीत दीपके नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति अचानक से अवतरित हुए और उन्होंने ही बीड़ा उठाया कि पूरा इसको लीड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन कराना है। हुँ, बाद में सोनम वांगचुक जी भी इसमें आ गए। हुँ, तो मेरे मन में सवाल था कि भाई जब तक मैं स्पष्ट ना हूं कि ये हैं कौन लोग, क्या फिर ये अन्ना आंदोलन की तरह ये भी प्रायोजित है? हुँ। अन्ना आंदोलन प्रायोजित ही निकला था और अभी भी निकल रहा है। जी। तो ये इस सवाल को लेकर मैं कुछ थोड़ा-सा भ्रम में था, नंबर 1। हुँ, नंबर 2, आप जिस दिन ये बात कर रहे हैं, उस दिन तो एनडीए का मंगल मिलन हो रहा है। हुँ, मंगलवार के दिन हुँ, मंगल मिलन हो रहा है। हुँ, प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे जो उनको पुरस्कार वगैरह जब भी बाहर जाते हैं मिल रहा है, हुँ, उसके लिए उनको अभिनंदन किया जा रहा है। हुँ, तीसरी बात, जो आपने जिस तरह से विवरण दिया, जिस तरह से विवेचना की, अ, उसमें 12 साल का ज़िक्र किया। हुँ। देखिए, एक फ़र्क है किसान आंदोलन और इस अभी के हालात। जी। एक बहुत बड़ा वाला अंतर, बहुत भारी। हुँ, उस समय सरकार उफान पे थी, तूफान में थी। हुँ, उस समय मोदी जी का सितारा चढ़ता ही जा रहा था। हुँ। ऐसा नहीं था कि वो नीचे जा रहा। हाँ, सितारा बुलंद था। हाँ, तो उस समय जो सरकार का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो मूड हाई था। हुँ, इस बार एक चीज़ हम देखें कि जो एक हिंदुत्व की छतरी में जो मुकुट लगा हुआ, हुँ, वो है हिंदुत्व का। ये राम मंदिर की डकैती से वो विश्वास हिला है, हुँ, विश्वसनीयता हिली है। विश्वास हिला या नहीं, नहीं कह सकते, विश्वसनीयता हिली है। जी, उस समय कुछ भी हिली हुई नहीं थी जिस समय किसानों का आंदोलन हुआ था। जी, तो वो उस कॉन्फिडेंस से उन्होंने किसान आंदोलन को मिसहैंडल किया था, हुँ, क्योंकि वो अति आत्मविश्वास में था। हुँ, और बाद में वो पीछे हटे और वापस आए और किसान कानून वापस लिए, हुँ, सब कुछ करना पड़ा। और वो गलतियाँ वो जो उन्होंने उस समय की थी कि भाई खालिस्तानी बताया, हुँ, पाकिस्तानी बताया, वगैरह, वगैरह, वगैरह। हुँ, तो वो आत्मविश्वास नहीं है।
तो ये एक बड़ा अंतर है और आपने ठीक फरमाया कि आंदोलनकारी के जो नेता थे, वो थे कहाँ, सवाल कहाँ थे? मतलब वो सवाल है कि वो थे कहाँ? और थोड़ा बहुत निश्चित रूप से कुछ सवालिया निशान रहे। हुँ, लेकिन अब यहीं से चीज़ें शुरू होती है हुँ, अभय। हुँ, शायद सरकार को कल लगा होगा कि मामला जो है, हुँ, थोड़ा हाथ से निकल रहा हुँ, है ना? हाथ से जब निकल रहा है तो आनन-फानन में वो हर कुछ वही टूल, वही टेम्पलेट वही निकाल के लाएँ, जो किसानों के समय ला लेके आए थे। तो ये हो सकता है। ये हो सकता है, मैं कह नहीं रहा कि ये हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अब डिस्क्रेडिट करना इसको, बात ये है कि आखिर ये जंतर-मंतर पे या दिल्ली में कल हुआ क्या? हुँ, मुख्य बात ये है कि हुआ क्या? हुँ, 18-17 दिन तक वो कुछ नहीं हुआ। हुँ, उसमें जो भी अगर कोई सुनियोजित भी था अगर, तो वो एक कॉपी बुक स्टाइल में चल रहा था, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हुँ, दूसरा कल जो हुआ है वो ये है जो कि देश में जो युवाओं के सामने जद्दोजहद है, तमाम तरह के डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन है हुँ। युवाओं में, परिवारों में, शिक्षा से ज़्यादा रोज़गार को लेकर। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि ये परीक्षा का विषय है। ये रोज़गार का विषय है। हाँ, ये आमदनी का है, करियर का है और शिक्षा इस देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप रहा है जी। सदियों से। आप आज स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, हर परिवार स्टार्टअप करता है इस देश में और शिक्षा में अपना पैसा लगाता है। अगर उसका भविष्य अंधकार में या क्रॉस रोड पर, चौराहे पर दिखता है, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक कहीं न कहीं वो अपना दिखाएगा। तो ये आपको कोटा में भी दिखा, देहरादून में भी दिखा और यहाँ तो जो कल लोग आए हैं, जो निकल के आए हैं, स्फूर्त आए हैं, आंदोलनकारी चाहते भी शायद हों या नहीं कि इतने लोग आएँ या उनको उम्मीद थी या नहीं, पता हुँ, नहीं, मैं कह नहीं सकता। हुँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो आक्रोश है, वो निकल के दिल्ली की सड़कों पर दिखा है। इतनी उम्मीद, इतनी आशंका शायद सरकार के मैनेजर्स में नहीं रही हो, हुँ, लेकिन वाक़ई मैं भी अचंभित था, आश्चर्यचकित था कि भाई इतनी भीड़ कहाँ से आ रही, हुँ, है ना? इतनी भीड़ आ गई, हुँ, है ना? तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हुई है और अगर अब वो अ, एक मौका ये दे देता है सब लोगों को, हुँ, विपक्षी पार्टी जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक के लोग हैं, चाहे आम लोगों को कि भाई उनका उनका जीवन कैसा चल रहा है, उनके सामने कौन-सी चुनौतियाँ हैं, ये जो है और जब ये राम मंदिर वाली चीज़ चल रही है, संसद का सत्र चल रहा है, पार्टियाँ जो हैं मानसून हो न हो, मानसून के बौछारों से ज़्यादा पार्टियाँ निकल रही हैं। हुँ, तो इन सब बीच में जनता के बीच में जनता शायद एहसास करने लगी कि भाई समस्याएँ तो बहुत हैं, मौका है अपनी बातों को रखने। ये मैं समझता हूँ कि कल हुआ है। ये तीसरी बात। चौथी बात, जो राहुल गांधी बीच में कहाँ थे पता नहीं। लेकिन उन्होंने भी जिस तरह से स्वर में स्वर मिलाया, कल से लेके आज तक भाई-बहन दोनों मिला रहे हैं। हुँ, आज भी अ, अब उनको भी मतलब उनको भी एक अपॉर्च्युनिटी इसमें भी दिखा होगा कि भाई अ, इसमें तो एकदम बिल्कुल इस मौके को का फ़ायदा उठाया जाए। हुँ, तो इस प्रकार से सरकार अ, अति आत्मविश्वास वाली तो अभी लग नहीं रही हुँ, और बहुत कुछ बदल गया है। हुँ, अभी पिछले 15-20 दिनों में क्योंकि नीट की परीक्षा लीक होना, मैं 3 तरह के लीक मैं कह रहा हूँ। एक हुँ, राम मंदिर का लीक, हुँ, एक नीट का लीक हुँ, और एक वोट का लीक। हुँ, तो खाली मैं बार-बार आपके चैनल पर कहता रहा हूँ या सब जगह कहता रहा हूँ कि भाई एक चुनाव जीतने से हुँ, और लगातार भी चुनाव जीतने से कोई बात खत्म नहीं होती, आपका आत्मविश्वास बढ़ता नहीं है, चुनौतियाँ हर दिन हैं।
और बढ़ती जाएंगी। मैं तो बिहार के चुनाव के समय से ये बात कह रहा हूँ। ये चुनौतियां बहुत है और इसमें जो है सरकार के मैनेजर्स अगर अति आत्मविश्वास में अभी चलेंगे, हैंडल ठीक से नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल समय मैं देख पा रहा हूँ अभय। दूसरी एक एक और बात बाद में कहूँगा, लेकिन अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं कहिए, अभी कहिए, कहिए। मुझे ऐसा भी लगता है अभय जी कि सरकार के विभिन्न अंग में, परिवार के विभिन्न अंग में, संघ परिवार के विभिन्न अंग में, नेताओं के जो बड़े-बड़े शीर्षस्थ नेता हैं, उनके बीच में भी मुझे क्यों न क्यों भारी समन्वय की कमी दिख रही है। भारी, अब इसको खोल के अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं उसका जवाब भी आगे दे सकता हूँ। जी, अभी चर्चा इसके ऊपर करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं सिलसिलेवार एक-एक करके चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ, मेरी जिज्ञासाएँ जो हैं। ये जगत प्रकाश नड्डा कहाँ से प्रकट हुए? इनकी ये पूरे जब तक धरना चल रहा था, अनशन चल रहा था, नड्डा का तो कोई नाम था नहीं उसमें। जगत प्रकाश नड्डा कहाँ से प्रकट हुए? ये बात सही है कि सोनम वांगचुक ने शायद जो पहला इन्विटेशन भेजा था लोगों को, पहला न उसमें नितिन नवीन का नाम था और उसमें नड्डा जी का भी नाम था। लेकिन फिर जगत प्रकाश नड्डा तो गृह मंत्री नहीं है, वो तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या क्या इनके स्वास्थ्य की और उन्हें जो ज्ञापन दिया गया है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य से ही संबंधित हो, कि उन्हें प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करा लो, जो उनकी माँग थी। तो पहली बात तो ये एक बड़ा रहस्यपूर्ण है और सरकार ने नड्डा साहब को अपना नुमाइंदा भी नहीं बनाया। नड्डा साहब सरकार के घोषित नुमाइंदे भी नहीं हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो वो सरकार चाहती तो कह सकती थी, आप जाके आंदोलनकारियों से बात कर लीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं, सरकार ने उन्हें उस बात करने के लिए नियुक्त भी नहीं किया था। लेकिन उन्होंने आंदोलनकारियों के, खास तौर से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को उन्होंने अपने यहाँ आने दिया और उनसे बातचीत की और उनका ज्ञापन उन्होंने लिया और ज्ञापन लेते हुए तस्वीर भी उन्होंने खिंचाई। तो ये सरकार का एक, शायद सरकार का ये एक तरीका है कि वो औपचारिक रूप से आंदोलनकारियों से बातचीत नहीं करना चाहती, उन्हें कोई स्वीकारोक्ति या मान्यता नहीं देना चाहती। अनौपचारिक रूप से शायद हो सकता है उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा को भेजा हो। इसके पीछे क्या ये रणनीति काम कर रही थी? या नड्डा साहब कहाँ से प्रकट हो गए? पहली बात। दूसरा सवाल, सौरभ द्विवेदी ने जो इंटरव्यू लिया सोनम वांगचुक का अनशन करते हुए, उसमें सोनम वांगचुक ये कह बैठे कि लद्दाख के एलजी ने हमारी मुलाकात अभिजीत दीपके से कराई। उन्हीं की बदौलत मैं अभिजीत दीपके से मिला। जब सौरभ द्विवेदी ने उनसे ये पूछा, सौरभ द्विवेदी अब डलन टॉप के लिए काम नहीं करते, वो इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के लिए काम करते हैं। इसमें इंडियन एक्सप्रेस अखबार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। हम और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे अरसे से हैं, इतना तो हम जानते ही हैं कि जब इस तरह की हमें कोई ओपनिंग या लाइन मिलती है, तो हम पलट के सवाल करते हैं कि भाई आपने, अगर हमसे इंटरव्यू में सोनम वांगचुक कहते हैं, तो पूछते हैं कि ये लद्दाख के एलजी का अभिजीत दीपके से संबंध क्या है? अभिजीत दीपके तो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के किसी संगठन के सदस्य तो है नहीं, या ब्यूरोक्रेसी के आदमी तो है नहीं वो। लद्दाख का उपराज्यपाल, और वो उपराज्यपाल जिसने दिल्ली में उपराज्यपाल रहते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम आदमी पार्टी को चुनाव में पराजित करने की पूरी मुहिम का नेतृत्व किया। उनको ऐसे मामलों में जेलों में डाला, उनके नेताओं को, जो बाद में अदालत में नहीं टिक पाए, चार्ज भी फ्रेम नहीं हो पाए। वो व्यक्ति इस वक्त लद्दाख का एलजी है और वो सौरभ द्विवेदी से कह रहा है एक ही वाक्य, लेकिन एक वाक्य ही कम से कम वो पहला सबूत है कि इन लोगों का मामला पूरी तरीके से वैसा नहीं है जैसा कि वो लोग मंच पे पेश कर रहे हैं। जी। देखिए, इसीलिए मैं आपसे शुरुआत में बात करने की में थोड़ा मुझे रिजर्वेशन था कि मैं समझना चाहता था कि भाई इतना जल्दी तो कॉकरोच भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं आते, इतना जल्दी एक पार्टी बन गई, है ना? ये कोई इस तरह से पार्टी बनती है क्या? भले आज बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा जो हम लोग इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी रातों रात पार्टी नहीं बनती अभय जी। हफ्ते भर में सब कुछ हो गया। मैंने ये तो कभी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को भी बनने में बहुत टाइम लगा था, है ना? ऐसा नहीं था। मुझे याद है, लगता है सितंबर अक्टूबर में बना था।
और आंदोलन कब हुआ था और क्या हुआ था। तो बात ये है कि कुछ न कुछ इसमें पीछे की बात तो है, और चूंकि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, हम लोग कयास ही लगा सकते हैं कि जब एलजी साहब आ गए लद्दाख के पिक्चर में, और वो एलजी जो कि काफी चर्चित सुर्खियों वाले रहे हैं, बात में तो दम है कि अगर उनके मुंह से बात ये निकली है, तो आखिर ऐसा हुआ क्या है? आखिर क्या है इसके पीछे की रणनीति? इतना जरूर कहना पड़ेगा कि हो सकता है जो प्रारंभिक प्रस्तावना रही हो कि इस ढंग से विपक्षी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का जो एक बढ़ता हुआ कद है, दबाव है, उसको कम करने के लिए एक काउंटर वेट एक बनाया जाए, ये हो सकता है। लेकिन हम इसका तस्दीक कैसे कर सकते हैं, है ना? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू से, मैं कहूंगा, पवन खेड़ा पहले आदमी थे, उस समय तक तो दूरी ही बना रखी थी, है ना? उसको लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में चला दी, कांग्रेस वाले कहाँ हैं, प्रियंका गांधी कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है, वहां क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? ये एक विमर्श खड़ा करने का भी प्रयास हुआ। तो इसमें सवाल तो खड़े होते हैं कि भाई इन्होंने शुरुआत में दूरी क्यों बनाई? इनके मन में, इनके पास कुछ होगा, इसके बाद उन्होंने फैसला किया होगा कि भाई ये हमारा कोटा और देहरादून ही ठीक है, या उनके जो दावा करते हैं कि 150 प्रदर्शन उन्होंने पूरे देश में किए हैं वो है, तो शायद उसी के बाद ये बनी भी हो और वो उन लोगों ने फैसला किया। लेकिन जो माहौल बना है, माहौल बना है, माहौल जो पिछले 24 घंटे, और इसकी भी मुझे आशंका थी, मैं आपको सच बोल रहा हूं, इसकी आशंका थी कि ये इसी ढंग से आगे जाएगा, है ना, है ना? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर सरकार, कौन सा एक एक मात्र मंत्री का तो इस्तीफा तो है ना? जॉर्ज फर्नांडिस का ताबूत में और कारगिल और ये तहलका में इस्तीफा हुआ था, आ गए थे वापस, याद है आपको? जी, जी। तो उस ढंग से हट अगर इस्तीफा करा करके और शांति स्थापित हो जाती है और मतलब सब कुछ सुचारू हो जाता है, तो ये तो सरकार के हित में है। लेकिन जिस प्रकार से वो चीजें चल रही हैं यहाँ वहां, क्या पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपने नड्डा साहब की बात पूछी, वो तो उसका उत्तर देना चाहिए था। देखिए, नड्डा साहब जब से बीजेपी अध्यक्ष के रूप में से हटे हैं और पर लंबे समय तक रह गए, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन चलता रहा, भाई उनको कुछ काम तो देना है। तो काम किसने दिया है उनको? ये मैं नहीं जानता हूं कि ये वाला काम किसने उनको दिया है। आप देखिए, मैं सवाल जो कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं चुकी नहीं जानता हूं इसलिए नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी ने तो काम दिया होगा। बिल्कुल, बिना पूछे तो कर नहीं सकते वो, बिना पूछे तो उनकी हैसियत नहीं है कि वो इन लोगों से मिल लेते। न किसने काम पे लगाया उनको, ये मुख्य बात है, मुख्य बात है, मुख्य बात ये है। और ये मैं बार बार ये जोर देके कह रहा हूं कि उनके लिए ये काम किसने निर्धारित किया। और भी मंत्री हो सकते थे, हैं? नड्डा साहब का ऐसे एबीपी ये सब में है उनका अतीत, मैं मानता हूं, लेकिन उनको किसने इसमें ड्यूटी पे लगाया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे कह रहा हूं, है ना? तो अब किसने लगाया है इसकी तो तहकीकात होगी, लेकिन कुछ इस सारे मामले में एक क्या कहते हैं, थोड़ा रहस्यमय लगता है कि मैं इसी ढंग से सुसज्जित भाषा में तो यही बोल सकता हूं। हाँ, जो मुख्य बात करने लायक है कि जिस प्रकार से कल चीजें हुई और कल रात तक चीजें हुई, वो किसान आंदोलन वाली गलती सरकार न करे तो सरकार के हित में ज्यादा रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि एक पर एक चीजें खड़ी होती जाती हैं, और आप जो है एक ड्राइंग बोर्ड पर चीजें अगर सजाते हो उसके हिसाब से कॉपी बुक नहीं चलती है, तो फिर पता नहीं लगता कि इसको कैसे हैंडल किया जाए और क्या-क्या चीज कहाँ-कहाँ खड़े हो जाए।
तो आपकी चर्चा से एक बात तो ये निकलती है कि सरकार की पूरी कोशिश थी कि कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की जुगलबंदी के जरिए विपक्ष की कांग्रेस का जो उभरता हुआ सितारा था, उसका एक काउंटर वेट तैयार किया जाए। उसको उसको निष उस उसके उसको कम असर उसको बेअसर करने के लिए उसके मुकाबले एक दूसरी विपक्ष की चीज़ खड़ी की जाए, ताकि जो विपक्ष का स्पेस है, उस विपक्ष के स्पेस के दावेदार केवल कांग्रेस न रह जाए, बल्कि कुछ नए लोग आ जाएँ, वो विपक्ष के स्पेस के दावेदार हों। पहली बात तो ये है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बात आपने ये कही कि जगत प्रकाश नड्डा जिस तरह तस्वीरों में आए, तो हम देखना ही चाहिए, पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार ये तस्वीर में आए कैसे? किसने नियुक्त किया? क्या भाजपा के आलाकमान ने इन्हें नियुक्त किया था? या कहीं और से ये नियुक्त हुए? ये कहाँ से अचानक आए? क्योंकि अमित शाह के कमरे में जो मीटिंग हो रही थी, जिस वक़्त प्रदर्शन चल रहा था और संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, उसमें जगत प्रकाश नड्डा उस मीटिंग में मौजूद थे। सबसे पहले तो अ, धर्मेंद्र प्रधान गए थे। धर्मेंद्र प्रधान तो तकरीबन पूरे दिन अमित शाह के साथ उसी कमरे में रहे और दोनों के बीच में बातचीत होती रही। जगत प्रकाश नड्डा भी उस कमरे में मौजूद थे, जब जो जो वहाँ पे रणनीति बनाई जा रही थी और दूसरे मंत्री भी मौजूद थे उसके अंदर। उसके अंदर नितिन नवीन भी बुला लिए गए थे। हालाँकि वो मंत्री नहीं है, वो भाजपा अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको उनको भी बुला लिया गया था।